आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम DT प्लस बी TGT मैथ्स मेल 2021 से सेकंड के अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया हुआ है, ग्रीन्स थ्योरम से दैट द टोटल माइक्रोस्कोपिक सर्कुलेशन इन D इज इक्वल टू द सर्कुलेशन अराउंड द बाउंड्री C इज इक्वल टू डी। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, F.ds इंटीग्रेशन F.ds ओवर C या इंटीग्रेशन माइनस F.ds या इंटीग्रेशन F.ds। देखो, अगर ऑप्शन से ही देखा जाए तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आपने ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लाइन इंटीग्रेशन F1 dx प्लस F2 dx ओवर C इज इक्वल टू होता है डबल इंटीग्रेशन ओवर S पार्शली डेरिवेटिव यानी डेल ओवर डेल x F2 माइनस डेल ओवर डेल y F1 dx dy। ये ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट होती है, मैथमेटिकली ऐसे लिखी जाती है। तो इसमें हमें पता है, देखो जो लाइन इंटीग्रेशन होती है वो ओवर अ कर्व C होती है, तो ओवर अ कर्व C केवल ऑप्शन बी में ही हमें दिया हुआ है। बाकी अब हम थोड़ा इसे समझ लेते हैं कि माइक्रोस्कोपिक सर्कुलेशन वगैरह ये क्या होता है। तो ये ग्रीन्स थ्योरम से दैट द टोटल माइक्रोस्कोपिक सर्कुलेशन इन D इज इक्वल टू होता है द सर्कुलेशन अराउंड द बाउंड्री C। तो इसके एक बार हम समझ लेते हैं क्या होता है। सपोज करो हमारे पास एक सरफेस है D और इसके अलोंग एक कर्व C है और इसके अंदर जो पॉइंट है उनके अराउंड ए माइक्रोस्कोपिक सर्कुलेशन है। माइक्रोस्कोपिक सर्कुलेशन यानी जो आंखों से दिखाई नहीं दे। ये मैंने तो काफ़ी बड़े बनाए लेकिन बहुत छोटी छोटी सर्कुलेशंस हैं माइक्रोस्कोपिक सर्कुलेशन। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या बताती है कि ये जितनी भी माइक्रोस्कोपिक सर्कुलेशन है D के अंदर, अगर इनको ऐड कर लें हम तो जो इनकी टोटल माइक्रोस्कोपिक सर्कुलेशन बनेगी वो बराबर होती है मैक्रोस्कोपिक सर्कुलेशन अलोंग कर्व C। ये ग्रीन्स थ्योरम बताती है, यानी कि अंदर वाली जितनी भी माइक्रोस्कोपिक सर्कुलेशन है वो बाहर की बाउंड्री के अलोंग जो मैक्रोस्कोपिक सर्कुलेशन बनेगी उसके बराबर होती है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम the total microscopic circulation in D is same या इक्वल लिख दो to the macroscopic circulation अराउंड C। ये ग्रीन्स थ्योरम बताती है और इसे मैथमेटिकली लिखा जा सकता है डबल इंटीग्रेशन D टोटल माइक्रोस्कोपिक सर्कुलेशन इन D इंटू DA इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन C F.ds। यानी इसका मतलब है टोटल मैक्रोस्कोपिक सर्कुलेशन अलोंग C। तो ये ग्रीन्स थ्योरम बताती है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी सरफेस के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक सर्कुलेशन होती है वो बराबर होती है टोटल मैक्रोस्कोपिक सर्कुलेशन अराउंड द कर्व C। जो उसकी बाउंड्री के अलोंग जो माइक्रोस्कोपिक सर्कुलेशन होती है उसके बराबर होती है। तो और वो बराबर मैथमेटिकली लिखी जाती है इस तरीके से। तो हमें यहाँ ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर है। वैसे भी ऑप्शन से भी पता चल रहा था लेकिन मैंने इसको थोड़ा और डिटेल में आपको बता दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड टू 0 x³ cot x अपॉन 1 माइनस cos x
ये किसके बराबर होगी, देखो इसको एक बार लिख लेते हैं हम, लिमिट x टेंड टू 0 एक्स क्यूब कॉट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। अगर देखो इसमें हम डायरेक्ट 0 रखते हैं तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि x की जगह 0 रखेंगे सारा 0, 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 भी 1 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है हमारी, 0/0 फॉर्म। तो इसमें हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे, तो हम इसे 0/0 फॉर्म हटाएंगे। अब इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप इसमें डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर 0/0 फॉर्म बन रही हो तो हमें नोमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तब उस पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अगर तब लिमिट 0/0 फॉर्म नहीं आती है तो वो उसका आंसर हो जाएगा, अगर तब भी 0/0 फॉर्म आती है तो अगेन उसका फिर से डिफरेंशिएशन हम करते हैं। तो हम इस पर डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, लेकिन इसको उससे पहले थोड़ा इसको और ईजी बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा ईजी बनाते हैं, क्योंकि अगर एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्ट लगाएंगे तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसे x इंटू एक्स स्क्वेयर में ब्रेक करते हैं एक्स क्यूब को, और जो एक कॉट एक्स है इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो 10x बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारा 1 माइनस कॉस एक्स चल ही रहा है। तो इस तरीके से करने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम लिमिट अलग लगाएं इसकी x/10x की, तो ये 1 बन जाएगा, और इसकी लिमिट आप अलग रखो, लिमिट x टेंड टू 0 एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ये तो हमारा 1 हो जाएगा। अब आप चाहो इस पे आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओ डायरेक्ट, या फिर आप इसमें विदाउट एल हॉस्पिटल रूल भी आप इसे कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो लिमिट x टेंड टू 0, नोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि 2x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का अलग करेंगे, 1 का 0, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, 2 को आप बाहर निकाल सकते हो, x/sin x, देखो ये अगेन 1 होता है, देखो ये x/10x भी 1 होता है और ये भी हमारा 1 होता है, ये डायरेक्ट रूल होते हैं। 2 इंटू ये 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू इसकी 2 इसका आंसर आ जाएगा हमारा, तो इसका आंसर 2 इज करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ z इज इक्वल टू, हमें z दिया हुआ है x⁴ e⁴3y, फाइंड dz, तो हमें dz निकालना है, यानी हमें टोटल डेरिवेटिव निकालना है z का। तो देखो टोटल डेरिवेटिव z का dz बराबर होता है पार्शली डेरिवेटिव z का x के रेस्पेक्ट में इंटू dx प्लस पार्शली डेरिवेटिव z का y के रेस्पेक्ट में इंटू dy, यानी डेल z ओवर डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल z ओवर डेल y इंटू डी वाई। अब इसे हम करते हैं तो डी जेड इज इक्वल टू बनेगा डेल ओवर डेल z, डी जेड की वैल्यू रखेंगे x⁴ e⁴3y इंटू डी एक्स प्लस डेल ओवर डेल y, z की वैल्यू रखेंगे x⁴ e⁴3y इंटू डी वाई। अब देखो यहाँ पर हमें पार्शली डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y वाला फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, तब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x वाला फंक्शन कांस्टेंट रहेगा। तो जब हम इसे यहाँ x है, x के रेस्पेक्ट में हम इसका पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं तो ये हमारा बनेगा 4x³ e⁴3y एज इट इज रहेगा इंटू डी एक्स, और जब हम इसे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x⁴ एज इट इज रहेगी, e⁴3y का होगा e⁴3y इंटू 3y का करेंगे तो 3dy, तो इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव किया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। फंक्शन विच आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन देयर डोमेन आर सेड टू बी। देखो इसमें कह रहा था फंक्शन विच आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन देयर डोमेन आर सेड टू बी। देखो यहाँ पर अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रहे तो बेटर रहेगा,
क्योंकि द फंक्शन विच आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन देयर डोमेन आर सेड टू बी मोनोटोनिक फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो अपने डोमेन में इंक्रीजिंग हो या फिर वो डिक्रीजिंग हो तो वो मोनोटोनिक फंक्शन कहलाते हैं। या तो वो इंक्रीज ही करें या फिर वो डिक्रीज ही करें, तो ऐसे फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। जैसे मैं ग्राफ से बताता हूँ, ये फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन का ग्राफ है। यानी अगर x1 लेस देन x2 लें तो हमें f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 मिले, तो वो फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। और ये ग्राफ है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन का। यानी कि अगर x1 लेस देन x2 लें और f ऑफ x1 हमें ग्रेटर देन मिल जाए f ऑफ x2 के, तो इस तरीके का जो फंक्शन है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। तो या तो फंक्शन अपनी डोमेन में इंक्रीज ही करे, यानी जैसे जैसे x की वैल्यू हम बढ़ाएं फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाए, या जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएं फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाए, तो वो इस तरीके के जो फंक्शन है वो मोनोटोनिकली ये इंक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो उस तरीके का जो फंक्शन होता है वो मोनोटोनिक फंक्शन कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा मोनोटोनिक फंक्शन। और यहाँ एंड की जगह और आए तो स्टेटमेंट बेटर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए over a closed surface is equal to the volume integral of the divergence of a vector field A over the volume V enclosed by the closed surface is। देखो ये आपको देखते ही पता चल रही होगी गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें वर्ड से भी पता चला ये वर्ड हमें डाइवर्जेंस मिल रहा है। यहाँ देखो ये डाइवर्जेंस लिखा हुआ है, डाइवर्जेंस से हमें पता चल रहा है कि गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट है। वैसे मैं आपको मैथमेटिकली बता देता हूँ कि गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है। गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है, पहले गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम को पढ़ लेते हैं। गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि सरफेस इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप डी एस वो बराबर होती है वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एफ यानी डाइवर्जेंस एफ डी वी के। तो ये जो स्टेटमेंट होती है गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट होती है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड टेकन ओवर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल होता है द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस टेकन ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस। तो ये जो हमारी होती है वो गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट होती है। पर f की जगह पर a है, अगर हम a को f कर दें तो हमारी यही स्टेटमेंट हमने पढ़ी हुई है, f डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन v डेल डॉट एफ डी वी यानी डाइवर्जेंस एफ डी वी। बस यहाँ पर क्वेश्चन में हमें a दिया हुआ है f की जगह पे, तो ये हमारी गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड A over a closed surface is equal to the volume integral of divergence of vector field over the volume B enclosed by the closed surface S। देखो इन थ्योरम की हमें तीनों थ्योरम होती है, तीन थ्योरम होती हैं, एक ग्रीन्स थ्योरम, गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। इन तीनों की हमें स्टेटमेंट आनी चाहिए और इनको हमें बेटर रहेगा कि हम इन्हें मैथमेटिकली लर्न करें। अगर मैथमेटिकल लर्न है तो उसे हम वर्डिंग में उसे हम लिख सकते हैं। देखो जो ये गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है ये रिलेशन बताती है सरफेस इंटीग्रल का वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ, और ये जो स्टोक्स थ्योरम होती है स्टोक्स थ्योरम हमें बताती है लाइन इंटीग्रल का सरफेस इंटीग्रल के साथ रिलेशन। तो एक बार हम स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, the line integral of tangential component of a vector field f taken around a simple closed curve, मैं लिख देता हूँ एक बार, इसका मतलब होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ अ टेंजेंटियल कंपोनेंट। टेंजेंटियल कंपोनेंट होता है एफ डॉट डी आर, वो इक्वल होता है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल एफ
taken over a surface S having C as its boundary dot ds। मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूँ ये क्या है। देखो इसमें ये होता है टेंजेंटियल कंपोनेंट, टेंजेंटियल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड F, और ये होता है हमारा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल। एन बताते हैं नॉर्मल कंपोनेंट है, ये जो पूरा है ये नॉर्मल कंपोनेंट होता है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ F, कर्ल ऑफ F, ये होता है हमारा नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पर। तो ये जो हमारा स्टोक्स थ्योरम होती है वो रिलेशन बताती है लाइन इंटीग्रल का सरफेस इंटीग्रल के साथ, और जो ये ग्रीन्स थ्योरम होती है ये भी हमारा लाइन इंटीग्रल का सरफेस इंटीग्रल के साथ रिलेशन बताती है। लेकिन ये स्टोक्स थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस होता है कि जब हम सरफेस को एक्स वाई प्लेन में लें और नॉर्मल को हम जेड एक्सिस के अलॉन्ग लें तो ये ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट बन जाती है। वो क्या होती है, इक्वल होते द लाइन इंटीग्रेशन ओवर अ कर्व सी F1 dx plus F2 dy is equal to सरफेस इंटीग्रेशन S पार्शली डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में F2 का माइनस पार्शली डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में F1 का, और यहाँ dx dy, ये होती है हमारी ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट। और टेलर थ्योरम की स्टेटमेंट हमने पढ़ी हुई है इसी वीडियो में, इसी सीरीज में हमने ऊपर की शुरू की वीडियो उनमें हमने पढ़ा हुआ है ये टेलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये हमने एक बार शॉर्ट में पढ़ लिया है कि ये क्या है। वैसे तो इसका आंसर हमें देखते ही पता चला है, डाइवर्जेंस, गॉसी डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो इसको हमने एक बार शॉर्ट में समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ रीमान इंटीग्रल, इनमें से रीमान इंटीग्रल की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक बार हम इसमें से देखते हैं। देखो एडिटिव प्रॉपर्टी रीमान इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, मोनोटोनिसिटी भी होती है, लीनियरिटी भी होती है, बट एसोसिएटिविटी नहीं होती है। मैं आपको समझा देता हूँ एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है रीमान इंटीग्रल की। तो इसके लिए इसे थोड़ा यहाँ से इरेज करना होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रीमान इंटीग्रल, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि मान लो जैसे कोई फंक्शन f है, वो रीमान इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल a कॉमा b में, और कोई पॉइंट c है जो कि बिटवीन है a और b के बीच में एक पॉइंट c है। तो अगर कोई फंक्शन f रीमान इंटीग्रेबल है a क्लोज इंटरवल a टू b में, तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा a से c में भी और c से b में भी। यानी कि रीमान इंटीग्रेबल होगा वो, जैसे f dx है a टू b में, तो बराबर होगा a से c f dx प्लस c से b f dx। यानी कि अगर कोई फंक्शन a क्लोज्ड इंटरवल a टू b में रीमान इंटीग्रेबल है और c a और b के बीच में कोई नंबर है, तो ये जो फंक्शन f है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा a से c में और c से b में, और उसकी वैल्यू बराबर होगी ये f ऑफ, ये बराबर होगी इंटीग्रेशन a से b f dx इज इक्वल टू a से c f dx प्लस c से b f dx के। ये होता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रीमान इंटीग्रेबल। अब हम पढ़ते हैं मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है रीमान इंटीग्रल की। देखो मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लो कोई f और g कोई रीमान इंटीग्रेबल है, माना f और g दो रीमान इंटीग्रेबल हैं क्लोज इंटरवल a कॉमा b में, और हमें क्या दिया हुआ है कि f लेस देन g है, तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन a टू b f dx इज लेस देन होगा a टू b g dx के। यानी कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका
जो इंटीग्रल है वो भी इंक्रीजिंग होगा। यानी कि अगर फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो जो उसका इंटीग्रल है वो भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है मोनोटोनिकली तो उसका इंटीग्रल है वो भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। यानी कि इंटीग्रल भी मोनोटोनिक प्रॉपर्टी को शो करता है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं आपको लीनियरिटी प्रॉपर्टी बता देता हूँ। रीमान इंटीग्रल की लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है। मानो f और g दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है क्लोज इंटरवल a कॉमा b में, तो उनका जो सम होगा वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में। यानी कि और उसे लिखा कैसे जाएगा, a से b f प्लस g वो बराबर होगा a टू b f dx प्लस a टू b g dx के। ये होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रीमान इंटीग्रल की नहीं होती है। तो ये तीन प्रॉपर्टी होती हैं, ये चौथी प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ हमें यही बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ रीमान इंटीग्रल की नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। ग्रीन थ्योरम रिलेट अ डबल इंटीग्रल ओवर अ रीजन टू आ। ऑप्शन है सरफेस इंटीग्रल, इनफाइनाइट इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल। देखो अभी हमने ग्रीन थ्योरम को इसी वीडियो में ऊपर पढ़ा है। ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट होती है कि लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड कर्व सी f1 dx प्लस f2 dy इज इक्वल टू होता है डबल इंटीग्रेशन ओवर अ सरफेस s पार्शली डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में f2 का माइनस पार्शली डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में f1 का dx dy। ये हमने पढ़ी है ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो सरफेस इंटीग्रल को ही हम डबल इंटीग्रल कहते हैं, वो रिलेट करती है लाइन इंटीग्रल के साथ। तो ये जो ग्रीन्स थ्योरम होती है वो सरफेस इंटीग्रल का लाइन इंटीग्रल के साथ रिलेशन बताती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। A function f(x) is said to be continuous at a point x is equal to c if the following condition hold true। ऑप्शन ए है हमारे पास f(x) नॉट इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ c के, ये गलत है। f(x) इज डिफाइंड एट x इक्वल टू c, ये बिल्कुल करेक्ट है। x इज इक्वल टू c, ये भी सही नहीं है। f(x) नॉट इक्वल टू 0, ये भी सही नहीं। देखो मैं आपको एक बार कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन बता देता हूँ। A function f(x) is said to be continuous at x is equal to c if पहली कंडीशन है f(x) is defined at x is equal to c और दूसरी कंडीशन है कि लिमिट x टेंड टू c f(x) वो बराबर होना चाहिए f ऑफ c के। ये दो कंडीशन होती हैं अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू c पर। तो ये यहाँ पर देखो ये कंडीशन तो ऑप्शन में दी नहीं है, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन हमें ज़रूर होनी चाहिए। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन को डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। यानी एक कंडीशन मस्ट है कि अगर कोई फंक्शन डिफाइंड होगा तभी उसको देखा जाएगा कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो पहले तो उसे उस पॉइंट पर डिफाइंड होना चाहिए, उसके बाद लिमिट x टेंड टू c f(x) बराबर f ऑफ c के होने चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट पर उसे डिफाइंड भी होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 9। The triple integral of a function f(x) over a 3-dimensional solid w is written as। ये हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, चौथा ऑप्शन नहीं है। देखो अगर किसी फंक्शन f(x) की ट्रिपल इंटीग्रल दिखानी है 3-डायमेंशनल सॉलिड w पर, तो उसे किस तरीके से लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है ट्रिपल इंटीग्रेशन w f(x) dv के। इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर
ऑप्शन डी पर ये आएगा जो कि मिसिंग है। एक्चुअली में जो ये जिस कैंडिडेट का ये पेपर है ये एक्चुअली में ऑब्जेक्शन फिलिंग के लिए मेल पर आंसर की आती है। अगर किसी कैंडिडेट को किसी आंसर में ऑब्जेक्शन लगता है तो वो इससे फिल कर सकता है, ऑब्जेक्शन डाल सकता है। तो इसमें क्या होता है कि ये बाद में आती है, ये एक्चुअल पेपर नहीं होता, एक्चुअल पेपर में मिसिंग नहीं होता, ये आंसर की टाइप में एक आती है तो इसमें मिसिंग हो जाता है। अगर कोई कैंडिडेट किसी क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व करता है, उसको हिंदी सेलेक्ट करके, तो इस आंसर की में भी उस क्वेश्चन का हिंदी में ही आएगा। इंग्लिश में करता है सभी को तो इंग्लिश में आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो ये आती है इसमें मिसप्रिंट होते हैं अक्सर, लेकिन जो एक्चुअल पेपर होता है उसमें कम मिसप्रिंट होते हैं, चांसेस कम होते हैं, इसमें ज़्यादा चांस होते हैं, ये बाद में आती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। अ फंक्शन v(r(n)(r) इज सेड टू बी रेडियली अनबाउंडेड इफ़। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमें देखना होगा। देखो हमें दिया हुआ है v सच दैट r(n)(r) इज सेड टू बी रेडियली अनबाउंडेड। तो देखो रेडियली अनबाउंडेड अगर कोई फंक्शन है तो जो vx अगर कोई रेडियली अनबाउंडेड है तो उसमें v0 बराबर होता है 0 के। ये कंडीशन होती है रेडियली अनबाउंडेड की। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे हमारे पास vx कोई फंक्शन है x² / 1 + x²। तो अगर इसमें हम x की जगह पे 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 + 0 = 0। तो ये जो फंक्शन है वो रेडियली अनबाउंडेड होगा। तो ये रेडियली अनबाउंडेड की कंडीशन होती है। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इस वीडियो में हमने D++ TGT मैथ्स मेल शिफ्ट सेकंड के अगले 10 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।